नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी पर आज शेष 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत कोरोना संक्रमण से सबसे कम मृत्यु वाले देशों में। भारतीय सेना ने कहा, लद्दाख के गलवान क्षेत्र में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 सैनिक शहीद। सेना देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता से प्रतिबद्ध। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना संक्रमण जांच क्षमता बढ़ाकर 3 लाख परीक्षण प्रतिदिन की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने पर बल दिया। समाचार प्रभात के इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी पुष्पलता शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री उनके साथ राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण की स्थिति और कोविड-19 महामारी से निपटने की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए समय पर लिए गए निर्णय देश में कोविड का प्रसार रोकने में प्रभावी रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र तैयारी की पहल ने लोगों की जान बचाने में मदद की। जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। कोरोना दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं बना था, तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, फैसले लेने शुरू कर दिए थे। हमने एक एक भारतीय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण जानमाल का नुकसान दुखद है और अनलॉक के दौरान भी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और साबुन से नियमित रूप से हाथ धोने सहित सभी आवश्यक सावधानियों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। थोड़ी सी भी लापरवाही, ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवहन के सभी साधन अब खुले हैं। पिछले कुछ सप्ताह में हजारों भारतीय विदेश से लौटे और सैकड़ों प्रवासी श्रमिक अपने गृह नगर पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशाल आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत में कोरोना वायरस बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सका है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में स्वास्थ्य विशेषज्ञ भारतीयों के अनुशासन की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहां स्वस्थ होने की दर अब 50% से ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत कोरोना वायरस के कारण कम से कम मौत वाले देशों में शामिल है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह के प्रयासों के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं, जो देश को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने इस वर्ष अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई होने और खुदरा क्षेत्र में डिजिटल भुगतान जैसी सफलताओं पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने केंद्र सरकार के ऐतिहासिक सुधारों का भी उल्लेख किया, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के रेहन मुक्त ऋण प्रदान करने और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं, जो देश में मजबूत
और निरंतर मांग का सृजन सुनिश्चित करेंगे। श्री मोदी ने जीवन और आजीविका दोनों पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक ओर परीक्षण और रोगी के संपर्कों का पता लगाने पर जोर देते हुए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं दोनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की जरूरत है। 2 दिन की बातचीत के पहले चरण में कल मुख्यमंत्रियों ने इस चुनौतीपूर्ण समय में नेतृत्व और देश को महामारी के खिलाफ सामूहिक संघर्ष के लिए एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने राज्यों में मौजूदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और संक्रमण के प्रभाव से निपटने के प्रयासों के बारे में बताया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जहां देश ने अब तक महामारी के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी है, वहीं आगे की राह लंबी है। उन्होंने कहा कि मास्क और फेस कवर के इस्तेमाल और 2 गज की दूरी बनाए रखने के प्रधानमंत्री के सुझाव का सबको पालन करना चाहिए। देश में कोरोना वायरस मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर प्रधानमंत्री की इस बातचीत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च में राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये छठी बैठक है। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 52.46% हो गई है। अब तक 1,80,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि देश में कोविड रोगियों की कुल संख्या 3,43,000 हो गई है, जबकि इससे मरने वालों की संख्या 9,900 हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मेरठ संभाग के जिलों में कोविड-19 के उपचार के लिए बिस्तरों की संख्या दोगुनी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य के सभी 75 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट को भी अपने अपने क्षेत्र में अस्पतालों की स्थिति के निरीक्षण का निर्देश दिया, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश में लगातार 5वें दिन 24 घंटे के भीतर 500 से ज्यादा कोविड के नए मामले सामने आए हैं। नए 516 मरीजों के मिलने के बाद प्रदेश में अब मिले कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14,598 हो गई है और उसमें सक्रिय मामले 5,259 हैं। इलाहाबाद में हाल ही में ट्रांसफर किए गए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। प्रदेश में 8,904 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 435 लोगों को इस संक्रमण के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 11,069 हो गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 134 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। हमारे भोपाल संवाददाता ने खबर दी है कि इस अवधि में कोविड-19 के 11 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना से मृतकों की संख्या 476 हो गई है। मध्य प्रदेश के लिहाज से सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ अब तक 8,152 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राज्य के 31 जिलों में कल कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। भोपाल में कल 48 नए मामले सामने आए हैं, जबकि देश के कोविड-19 हॉटस्पॉट में से एक इंदौर में 21 मरीज मिले हैं। राज्य के सबसे अधिक प्रभावित जिले इंदौर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,090 हो गई है। उधर राजधानी भोपाल में अब तक 2,283 मरीज सामने आए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल 524 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और इस महामारी से 28 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 24,628 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने एक वक्तव्य में बताया कि अब 17,090 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। इस महामारी से 1,534 लोगों की मृत्यु हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अहमदाबाद में स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुल 524 नए मामलों में से 332 मामलों की पुष्टि अकेले अहमदाबाद जिले में से हुई है। संख्या बढ़कर 17,299 हुई है। इसी तरह जिले में मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 1,231 पर पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार फिलहाल राज्य में लगभग 6,000 रोगियों का कोविड-19 का इलाज चल रहा है, जिसमें से 64 मरीज वेंटिलेटर पर है। अहमदाबाद के बाद सूरत और वडोदरा में सबसे अधिक मामले पाए गए हैं। सूरत में 71 नए संक्रमणों को मिलाकर कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,714 हुई है, जबकि वडोदरा में 41 ताजा मामलों के साथ कुल मामलों का आंकड़ा 1,638 पर पहुंचा है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कल 1,515 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 48,019 हो गई है। चेन्नई में 919 लोगों में संक्रमण मिला है। अस्पतालों में भर्ती और आइसोलेशन में रखे गए मरीजों सहित कुल 20,706 लोगों का इलाज चल रहा है।
कल कोरोना से 49 लोगों की मौत हुई। राज्य में अब इस महामारी से मरने वालों की संख्या 528 हो गई है। इस बीच 1438 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों और कोविड-19 देखभाल केंद्रों से छुट्टी दे दी गई है। तेलंगाना में कल 213 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला। इनमें 165 हैदराबाद के और शेष राज्य के अन्य 13 जिलों के हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 5406 हो गई है। अब तक 3027 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं और 191 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है। राज्य सरकार ने सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य में 1251 नमूनों का परीक्षण किया गया। राजस्थान सरकार ने अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगी सभी पाबंदी हटा ली हैं। अब किसी भी व्यक्ति को राज्य में प्रवेश करने या किसी अन्य राज्य में जाने के लिए पास या अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने इस बारे में कल आदेश जारी किया। हालांकि निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में आने जाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग जारी रहेगी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के उपचार के लिए बिस्तरों की उपलब्धता और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं बढ़ाने के लिए निजी स्वास्थ्य केंद्रों से बातचीत करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों से कहा गया है कि रोगियों से उपचार के लिए उचित और पारदर्शी तरीके से शुल्क लेना सुनिश्चित किया जाए। मंत्रालय ने बताया कि देश में अब कोरोना जांच क्षमता बढ़कर 3 लाख परीक्षण प्रतिदिन हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,54,935 नमूनों की जांच की गई। अब तक लगभग 60 लाख नमूनों का परीक्षण हो चुका है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षण क्षमता में लगातार वृद्धि की जा रही है। अब तक देश में कुल 907 प्रयोगशालाएं स्थापित किए गए हैं, जहां कोविड-19 के नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें 659 सरकारी प्रयोगशालाएं हैं, जबकि 248 निजी प्रयोगशालाएं हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में नमूनों की जांच की क्षमता बढ़ाने के लिए दिल्ली के सभी 11 जिलों में निर्धारित प्रयोगशालाएं होंगी, जहां केवल कोविड-19 से संबंधित नमूनों की जांच होगी। प्रत्येक जिले से लिए गए नमूनों को इन निर्धारित जांच केंद्रों में भेजा जा रहा है, ताकि समय पर जांच के परिणाम आ सकें। फिलहाल दिल्ली में 42 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं, जहां प्रतिदिन लगभग 17,000 नमूनों की जांच की जा सकती है। इसके साथ ही जांच का दायरा बढ़ाने के लिए ICMR ने भी कंटेनमेंट जोन और स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। सौभाग्यकार के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कर्नाटक राज्य आपदा निगरानी केंद्र के निदेशक डॉक्टर GS श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि राज्य आपदा रोकथाम कार्रवाई कोष के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालय से धनराशि की मंजूरी मिलने के बाद प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में बड़ा बदलाव हुआ है। Now there is a paradigm shift from the disaster risk relief to the preparedness and mitigation. Within the response, they have also given a separate budget for the mitigation. Early warning decimation system also they are providing money, and also if they want to take up any mitigation works like construction of retaining walls in the river sides or to harvest some water in the upper catchment also, many mitigation programs they are giving. Nearly 20% of the money has been allotted to the mitigation for each sector wise mitigations. कर्नाटक में इस वर्ष अच्छे मानसून के आसार हैं और मौसम विभाग ने 85% बारिश का अनुमान लगाया है। किसानों के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन अच्छी वर्षा से बाढ़ की भी संभावना हो जाती है। इसलिए कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र इस वर्ष अधिक बारिश के कारण होने वाली किसी भी घटना से निपटने के लिए तैयार है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला के अंतर्गत हम कोविड-19 महामारी की रोकथाम और बचाव के बारे में जाने माने विशेषज्ञों की राय से अवगत कराते हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोते रहने के परामर्श का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। अगर हम ये लॉकडाउन एग्रेसिवली फॉलो करें, स्पेशली जो हॉट स्पॉट्स हैं, उसमें हम ये देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन हम पूरी तरह से करते हैं और सब लोग इसमें भागीदारी करते हैं, तो हमारे केसेस जो हैं वो बढ़ेंगे नहीं, आस्ता आस्ता कर्व फ्लैटन होगा और केसेस कम होने शुरू होंगे। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर कृपया इसे दोबारा सुन लें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा है कि कोरोना संक्रमण बाहर के देशों की यात्रा कर चुके व्यक्ति और उनके संपर्क में आए लोगों से फैलता है।
सबसे ज्यादा मायने वाली चीज ये रखती है कि हम कोविड-19 की सस्पिशन उस पर ज्यादा डिपेंड करेंगे अगर उसकी कुछ ऐसी जगह से ट्रेवल की हिस्ट्री है जहां पर पॉजिटिव केसेस थे, एंडेमिक एरिया था, या फिर उनका ऐसे कांटेक्ट हुआ किसी पेशेंट से जो ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये सस्पेक्ट था, या फिर ऐसे पेशेंट की जो देखभाल कर रहा है जो कि पॉजिटिव है, ये सस्पेक्ट है। तो अगर ये हिस्ट्री पॉजिटिव है और साथ में सिम्टम्स भी हैं तो उसमें चांसेस कोविड-19 के होने के रहते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी पर आज शेष 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत कोरोना संक्रमण से सबसे कम मृत्यु वाले देशों में। भारतीय सेना ने कहा, लद्दाख के गलवान क्षेत्र में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 सैनिक शहीद। सेना देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता से प्रतिबद्ध। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना संक्रमण जांच क्षमता बढ़ाकर 3 लाख परीक्षण प्रतिदिन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। भारतीय सेना ने कहा है कि वो देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। एक वक्तव्य में सेना ने कहा कि भारतीय और चीनी सैनिक अभी गलवान क्षेत्र में अलग हट गए हैं। सोमवार रात इसी क्षेत्र में दोनों पक्षों में झड़प हुई थी। इस झड़प में एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हो गए थे। सेना के वक्तव्य में बताया गया है कि अत्यधिक ऊंचाई पर 0 से नीचे के तापमान में ड्यूटी पर तैनात 17 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। इस हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को पूरी स्थिति की जानकारी दी। भारत ने कहा है कि चीन के एक तरफा रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के प्रयास के बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। इसमें दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए हैं। यदि चीन ने उच्च स्तर पर हुआ समझौते का पालन किया होता तो इस स्थिति को टाला जा सकता था। भारत चीन सीमा के पश्चिमी सेक्टर में स्थिति के बारे में पूछे गए सवालों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट है कि उसकी गतिविधियां वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपने क्षेत्र में ही होंगी। उन्होंने कहा कि भारत चीन से भी इसी प्रकार की अपेक्षा करता है। प्रवक्ता ने बताया कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में तनाव कम करने के लिए सैन्य और राजनयिक माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। 6 जून को दोनों देशों के वरिष्ठ कमांडरों की एक सार्थक बैठक हुई थी, जिसमें इस प्रकार का तनाव कम करने पर सहमति हुई थी। इसके बाद उच्च स्तर पर बनी सहमति को लागू करने के लिए कई बैठकें हुईं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक झड़पों की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की प्रवक्ता ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में ये टिप्पणी की। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। रक्षा विशेषज्ञ और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक कोमोडोर सी उदय भास्कर ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भारत और चीन के बीच हुई इस घटना पर भारत की प्रतिक्रिया व्यापक और साहसी होनी चाहिए। भारतीय फौज के कर्नल साहब और सैनिक का मौत बहुत ही चिंताजनक घटना है। इससे भारत चीन के द्विपक्षीय रिश्तों को काफी धक्का मिलेगा और परिणाम नकारात्मक होगा। भारत की प्रतिक्रिया विस्तृत
और दृढ़ होना चाहिए और जो भी कदम भारत अभी लेने की तैयारी कर रहा है वो ठंडे दिमाग और चतुराई से हमें आगे बढ़ना चाहिए, परंतु भारतीय संयम को कायरता नहीं समझना चाहिए और साथ साथ चीन का प्रोपेगेंडा जंग को सही प्रकार से पहचानना चाहिए। तेलंगाना में आम लोग और सभी दलों के नेताओं ने सेना के शहीद अधिकारी कर्नल बिक्कूमल्ला संतोष बाबू को श्रद्धांजलि दी है। संतोष बाबू ने चीन के सैनिकों के साथ हिंसक संघर्ष में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। कर्नल संतोष बाबू हैदराबाद के समीप सूर्यपेट के निवासी थे। उनकी पत्नी श्रीमती संतोषी दिल्ली में रहती हैं, जबकि माता पिता सूर्यपेट में रहते हैं। रक्षा अधिकारियों के अनुसार बिहार रेजिमेंट के 16वीं बटालियन के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बी संतोष बाबू सोमवार की रात को लद्दाख में गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हो गए थे। संतोष बाबू को अगले कुछ महीनों में तबादले पर हैदराबाद आना था। उनकी माता श्रीमती मंजुला ने बताया कि उन्हें अपना पुत्र खोने का बहुत दुख है, लेकिन देश के लिए बलिदान होने वाले बेटे पर गर्व भी है। रक्षा विभाग के लोगों ने हमें जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि वो संतोष बाबू ही हैं। एक तरफ तो मुझे संतोष के शहीद होने का काफी दुख है, वहीं दूसरी तरफ मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। एक माँ के रूप में मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि वो मेरे एकमात्र पुत्र थे। तेलंगाना सरकार ने शहीद का पार्थिव शरीर लेने और अंतिम संस्कार पूरा होने तक राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक मंत्री को तैनात किया है। राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल फोन पर कनाडा के प्रधानमंत्री से बातचीत की। दोनों नेता स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया। इसे लेकर स्वास्थ्य और आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि कोविड-19 के बाद के वैश्विक परिदृश्य में भारत और कनाडा की भागीदारी सहयोगी और हितकारी होगी। निर्वाचन आयोग ने झूठे हलफनामों की शिकायतों का संज्ञान लेने का फैसला किया है और गलत जानकारी देने को उम्मीदवार की ओर से गंभीर चूक बताया है। आयोग ने कहा कि वो ऐसे मामलों को संबंधित जांच अधिकारियों को भेजेगा। निर्वाचन आयोग ने कल नई दिल्ली में अपनी बैठक में कुछ उम्मीदवारों के नामांकन के साथ दायर झूठे हलफनामों की शिकायतों का संज्ञान लेने पर चर्चा की, जो मतदाताओं के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया की शुचिता पर विपरीत असर डालते हैं। आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनावी हलफनामों में गलत सूचनाओं की चुनौती से सख्ती से निपटने का निर्णय लिया। एक बयान में आयोग ने कहा कि उसे कुछ उम्मीदवारों के हलफनामों में झूठी जानकारी की शिकायतें मिल रही थीं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने त्रिपुरा में जल जीवन मिशन लागू करने के लिए मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को पत्र लिखा है। श्री शेखावत ने पत्र में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 तक 100% परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाने की योजना तैयार की है। इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप के जरिए पेयजल पहुंचाकर लोगों के जीवन में सुधार लाने की योजना बनाई गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि त्रिपुरा में लगभग 8 लाख परिवारों में से अब तक केवल 7.63% परिवारों को ही पाइप से पानी उपलब्ध कराया गया है। मंत्रालय ने कहा कि राज्य को नियत समय सीमा के अंदर 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए नियोजित तरीके से काम करना होगा। श्री शेखावत ने राज्यों को पेयजल आपूर्ति प्रणाली लंबे समय तक चलाने के लिए मौजूदा पेयजल स्रोतों को मजबूत करने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए कल बड़गाम जिले का व्यापक दौरा किया। निरीक्षण करते वक्त सलाहकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फास्ट ट्रैक आधार पर पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूरा करें। ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिहाड़ी रोजगार की संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान करें और उनका उपयोग करें। छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह के दौरान 5 हाथी मृत पाए गए।
कल रायगढ़ जिले में कृषि भूमि पर लगे बिजली के तारों के संपर्क में आने के साथ ही एक हाथी की मौत हो गई, जबकि धमतरी में दलदल में फंसने से हाथी का एक बच्चा मारा गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। कल रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन क्षेत्र स्थित गिरीशा गांव में बिजली के तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी घटना धमतरी जिले की है। गंगरेल बांध के डुबान इलाके में 21 हाथियों का एक दल विचरण कर रहा था। इसी दौरान दलदल में फंसने से हाथी के एक बच्चे की मौत हो गई। पिछले हफ्ते सूरजपुर और बलरामपुर के जंगलों में 3 मादा हाथियों की मौत हो गई थी। इस मामले में राज्य के वन मंत्री ने वन विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित करते हुए बलरामपुर के डीएफओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केंद्र सरकार ने कुछ मीडिया में प्रकाशित इस खबर का खंडन किया है कि उसने अपने कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का आदेश वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट APAR जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर है, न कि कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से संबंधित। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई में भारी वर्षा होने का अनुमान है। तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में गरज के साथ छिटपुट वर्षा की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। चेन्नई में भी हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 29 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ओर चले। जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक जा सकता है। आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिरने की उम्मीद है। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिर सकते हैं। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से ममता किरण। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। और पुष्पलता, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या क्या सुर्खियां रही हैं। जी मुकेश, 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक की खबर लगभग सभी अखबारों में है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मुख्यमंत्रियों संग मीटिंग के बाद पीएम का संदेश, अब एहतियात के साथ आगे बढ़ें। दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है, अब आर्थिक पहिया घुमाने पर प्रधानमंत्री का जोर। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री का बयान देते हुए लिखा है, कोरोना का प्रभाव देश में विनाशकारी नहीं। जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, अर्थव्यवस्था में दिखने लगे सुधार के संकेत। कोविड-19 बीमारी पर अमर उजाला की सुर्खी है, 4 दिन बाद संक्रमितों की संख्या में आई कमी। जनसत्ता लिखता है, 24 घंटे में 10,000 से अधिक मरीज स्वस्थ। नवभारत टाइम्स लिखता है, मरीजों के ठीक होने की दर 52.46% हुई। लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ संघर्ष की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, चीन से 45 वर्ष बाद खूनी झड़प। हिन्दुस्तान लिखता है, शोपियां में फिर 3 आतंकवादी मार गिराए। दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के दोनों कर्मचारियों से मारपीट, पाक राजनयिक को तलब किया। पत्र लिखता है, अपहरण के बाद बदसलूकी की हदें पार की गईं, दूसरे कर्मचारियों से भी बदसलूकी की धमकी दी। दैनिक भास्कर की खबर है, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2 करोड़ 33 लाख रुपए से स्वच्छता केंद्र निर्माण शुरू करेगा भारत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी पर आज शेष 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत कोरोना संक्रमण से सबसे कम मृत्यु वाले देशों में। भारतीय सेना ने कहा, लद्दाख के गलवान क्षेत्र में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 सैनिक शहीद। सेना देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता से प्रतिबद्ध। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना संक्रमण जांच क्षमता बढ़ाकर 3 लाख परीक्षण प्रतिदिन की।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।